ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कहना चाहिए डिस्कस करने लगे हैं, और वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी या एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी, एक से ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ का हमल होना। आमतौर पे जो ज़्यादा कॉमनली देखा गया है वो होते हैं ट्विन्स। ट्विन्स का मतलब है दो प्रेगनेंसी, यानी कि दो बच्चों के साथ हमल होना। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अच्छा, इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करना चाहूँगी। वो इसलिए कि मेरे पास जो ख़वातीन आती हैं उनको आमतौर पे जो टर्म्स हम ट्विन प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करते हैं उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है और वो समझ नहीं पाती कि इसका क्या मतलब है। तो वो टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं आज मैं उससे स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटी सी टर्म के बारे में बताती हूँ जिसके बारे में यकीनन आपको मालूम नहीं होगा, और वो है ज़ाइगोट। जब हम कहते हैं मोनोज़ाइगोटिक या डाइज़ाइगोटिक, इससे हमारा क्या मतलब है? ज़ाइगोट होता है जब एग को स्पर्म फर्टिलाइज़ कर दे, तो वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो ज़ाइगोट कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ज़ाइगोट। ज़ाइगोटिक, मोनोज़ाइगोटिक का मतलब है यानी कि वो प्रेगनेंसी जो एक एग के फर्टिलाइज़ होने से बनी हो। ठीक है, और फिर हम आते हैं डाइज़ाइगोटिक प्रेगनेंसी। डाइज़ाइगोटिक क्या होता है? वो प्रेगनेंसी जो दो एग्स के फर्टिलाइज़ होने से बनी, यानी कि दो सेपरेट एग्स को दो सेपरेट स्पर्म्स ने फर्टिलाइज़ किया और वो दो सेपरेट प्रेगनेंसीज रहम में आके चिपक गई। ठीक है, अब तो ये एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, यानी कि मोनोज़ाइगोटिक प्रेगनेंसीज सिंगल से बनते हैं और वो बाद में ट्विन्स भी वो ट्विन्स भी बन सकते हैं, यानी कि एक ही एग जो है वो फर्टिलाइज़ हुआ, फिर वो अर्ली स्टेज में डिवाइड हुआ और वो आके रहम में लग गया। तो क्या हुआ, अगर तो वो बहुत ही अर्ली स्टेज में डिवाइड हुआ और आके रहम में लगा, यानी कि वो बहुत अर्ली स्टेज में डिवाइड होकर दो बन गया और आके रहम में लग गया, तो उसकी आम तौर पे जो ब्लड सप्लाई है दोनों की अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो बहुत अर्ली स्टेज में डिवाइड नहीं हुआ और वो ज़रा सी लेटर स्टेज में डिवाइड हुआ, तो वो बाज़ दफ़ा क्या बनता है कि ज़ाइगोट तो सेम होता है और बाहर का मेम्ब्रेन भी सेम होता है। अब एक चीज़ और मैं बताती चलूँ, वो टर्म भी बहुत कॉमनली यूज़ होती है और वो भी आपको समझ नहीं आती कि डॉक्टर का इससे क्या मतलब है। वो कहलाता है मोनोकोरियोनिक और मोनोएम्नियोटिक, डाइकोरियोनिक और डायएम्ब्रियोटिक। अच्छा, अब डाइकोरियोनिक का मतलब है कि यानी कि एग जो है, चाहे वो मोनोज़ाइगोटिक था या वो डाइज़ाइगोटिक था, उन दोनों की जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो अलग अलग हैं। आमतौर पे जो बेबी के गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन कहलाती है और एक बाहर की मेम्ब्रेन कहलाती है। जो बाहर की मोटी वाली मेम्ब्रेन होती है वो कोरियन कहलाती है। तो वो अगर अलग अलग हैं तो आमतौर पे उन बच्चों को डाइकोरियोनिक कहते हैं। ये वो प्रेगनेंसीज़ हैं डाइकोरियोनिक, डायम्नियोटिक, यानी कि उन दोनों के सेक्स भी अलग हैं और उन दोनों के कोरियन भी अलग हैं, और आमतौर पे इन बच्चों की ब्लड सप्लाई भी अलग अलग होती है। तो ये वो प्रेगनेंसीज़ होती हैं जो आमतौर पर निस्बतन लो रिस्क होती हैं। वो प्रेगनेंसीज़ जिनमें बच्चे आपस में ब्लड सप्लाई शेयर कर रहे हों, जैसे कि मोनोकोरियोनिक, चाहे वो अलग अलग में सैक्स में हों, यानी कि डायएम्नियोटिक। मोनोकोरियोनिक, डायएम्नियोटिक यानी कि बाहर का हॉल एक है, अंदर के हॉल दो हैं, अंदर की सैक्स दो हैं, उनमें अलग अलग बेबी हैं। ये वो बेबीज़ होते हैं जो कि सिंगल ब्लड सप्लाई के थ्रू उनको ब्लड मिल रहा होता है।
ये प्रेगनेंसीज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ होती हैं और इनका हमें बहुत क्लोजली, बहुत ख्याल से लेके चलना होता है, क्योंकि इनमें आपस में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन, यानी कि एक बच्चे में से ब्लड का दूसरे बच्चे में चला जाना और या इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ें बहुत अर्ली पार्ट में डेवलप हो जाएं तो आमतौर पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ यानी कि बच्चे का इनसाइड फॉथ हो जाना भी मौजूद है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ सरसरी तौर पे आपको बताना चाहती हूँ कि जब आपका डॉक्टर कहता है डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक तो उसका क्या मतलब है, और जब वो मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक कहता है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, अगर आपका डॉक्टर ये कहता है कि ये तो मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक ट्विन्स हैं, तो उसका मतलब है ये ट्विन्स एक ही सैक में हैं, यानी कि इनकी बाहर की थैली भी एक है और इनके अंदर की थैली भी एक है। ये एक ही थैली के अंदर दो ट्विन्स हैं। आमतौर पे ये ट्विन्स बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ट्विन्स होते हैं, क्योंकि ये एक ही सैक में होते हैं, तो ये आपस में जब ये मूवमेंट करते हैं, हिलते हैं, झूलते हैं, तो कभी कभार ये एक दूसरे के चक्कर काट लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो कॉर्ड है, यानी कि जिस कॉर्ड के ज़रिए उनको ब्लड मिल रहा था, वो आपस में बल खाती रहती है, या फिर उसमें नॉट्स आ जाती हैं और बाज़ दफ़ा ये ट्विन्स अंदर फौत हो जाते हैं। अगर ये ट्विन्स उससे भी अर्ली स्टेज में, यानी कि बाज़ दफ़ा ट्विन्स को हम कहते हैं कॉन्जॉइंट ट्विन्स, तो आप सोचेंगे कि ये कॉन्जॉइंट ट्विन्स क्या होते हैं। ये ट्विन्स वो ट्विन्स होते हैं जो कि जिनमें सेपरेशन और भी थोड़ा सा लेट स्टेज में हुई। उसमें क्या हुआ कि जब सेपरेशन हो रही थी, यानी कि मोनोजाइगोट एक जाइगोट जब फर्टिलाइज़ हुआ और उसमें जब सेपरेशन हो रही थी, वो ट्विन प्रेगनेंसी बनी, तो उसमें थोड़ी सी देर हो गई। देर होने से क्या हुआ कि जो फीटस था वो आपस में चिपका ही रह गया, यानी कि दोनों बेबीज़ आपस में अभी जुड़े ही रह गए और वो अलग अलग ना हो पाए। तो उससे क्या हुआ कि वो कभी उनको हम सैमीज़ ट्विन्स कहते हैं। तो ये कभी सर के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कभी ये चेस्ट के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और कभी ये निचले पार्ट के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये तो हो गए सैमीज़ ट्विन्स। आज हम सैमीज़ ट्विन्स डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। हम किसी सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे कि जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। नंबर 2, हम ये बात करेंगे कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में कैसे शक हो सकता है किसी पे कि उसको ट्विन प्रेगनेंसी ना हो, और हम उसको डायग्नोस करने के लिए किस स्टेज पर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर एक प्रेगनेंसी की जगह 2 प्रेगनेंसीज़ हैं तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में आपके जो हार्मोन्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल होंगे। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो प्रेगनेंसी जहाँ पे अटैच होती है, या प्लेसेंटा जो होता है, या बच्चे की आंवल जो होती है वो बना रही होती है हार्मोन। तो बीटा HCG का लेवल आमतौर पे बहुत ज़्यादा होगा। आप इसको इससे भी ले सकते हैं कि क्योंकि आपकी बॉडी में जो बीटा HCG का लेवल है उसकी वजह से आमतौर पे औरतों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। आमतौर पे वॉमिटिंग जो है 9वें, 8वें, 9वें हफ्ते में ज़्यादा शुरू होती है। उससे पहले यानी कि 4थे, 5वें हफ्ते के अंदर वो ज़रा कम होती है। चौथा हफ्ता तो वही होता है ना कि जब आपने पीरियड्स मिस किए। तो अगर आपको इमीडिएटली पीरियड मिस करने के बाद ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह शुरू हो जाती है तो हमें शक हो सकता है कि कभी ट्विन प्रेगनेंसी ना हो। इसलिए हम फिर एडवाइस करते हैं कि आप तकरीबन 6 से 7 हफ्ते के दरमियान अपना अल्ट्रासाउंड करवा लें। अगर आप 6 हफ्ते पे अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो आमतौर पर उसमें आपको 2 सैक्स सेपरेटली नज़र आ जाएंगे। लेकिन अगर आप 7 से 8 हफ्ते में करवाते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि उन सेपरेट सैक्स में आपको अलग अलग फीटसेस भी नज़र आ जाएंगे और उनकी हार्ट बीट भी नज़र आ जाएगी। तो आमतौर पे अगर आप 7 से 8 हफ्ते के दरमियान स्कैन करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे तो बच्चों के बारे में सही पता
कि उनकी प्रोग्रेस कैसे हो रही है, उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है, वो तो लेटर ऑन ही पता चलता है। लेकिन 7 से 8 हफ्ते के दौरान बच्चे की हार्ट बीट मौजूद होती है, तो एटलीस्ट हमें ये पता चल जाता है कि और हम उसकी डेटिंग सही तरह से कर सकते हैं। अच्छा, फिर और जो चीज़ें प्रेगनेंसी के दौरान जिनका हमें ख़ास ख्याल रखना होगा वो क्या होती हैं? ये आप कहेंगी कि ट्विन प्रेगनेंसी, अब हमने डायग्नोस तो कर ली कि ये ट्विन प्रेगनेंसी है, अब आगे हमें क्या करना है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ट्विन प्रेगनेंसी में आपकी जो रिक्वायरमेंट है फॉलिक एसिड की वो भी बढ़ जाती है। सिंगलटन प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट 600 माइक्रोग्राम्स होती है पर डे, और ये आपको थ्रू आउट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी लेना होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले 12 हफ्ते। ट्विन प्रेगनेंसी या मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ में फॉलिक एसिड की जो अमाउंट है वो आपको उससे ज़्यादा लेनी होती है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी फॉलिक एसिड के अमाउंट को डबल कर दें। अब आप पूछेंगी कि ग़िज़ा के बारे में क्या करना चाहिए। तो जो ट्विन प्रेगनेंसी है उसमें आपकी जो ग़िज़ा की रिक्वायरमेंट है वो सिंगलटन प्रेगनेंसी से ज़्यादा बढ़ जाती है। एक प्रेगनेंसी में जो हम इंक्रीज़ कैलोरी इंटेक बताते हैं वो होती है 300 कैलोरीज़, लेकिन अगर ये ट्विन प्रेगनेंसी है तो हम कहेंगे कि आप 600 कैलोरीज़ अपनी डाइट में ऐड कर दें। जो वेट गेन है, अगर हम सिंगलटन प्रेगनेंसी का कहते हैं कि तकरीबन 10 से 12 किलो के करीब होना चाहिए, यानी कि 25 पाउंड के करीब, तो हम ट्विन प्रेगनेंसी में यही वेट गेन कहते हैं कि ये तकरीबन आप 15 किलो तक नॉर्मल कहलाएगा। जबकि अगर वो सिंगलटन प्रेगनेंसी होती तो हम कहते हैं कि ये ज़्यादा वेट गेन है सिंगलटन के लिए, लेकिन ट्विन्स के लिए 15 किलो तक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ट्विन प्रेगनेंसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में, ट्विन प्रेगनेंसीज़ में ख़ास तौर पे अर्ली पार्ट में ज़्यादा चांस होता है कि मिसकैरेज हो जाएगी। वो इस वजह से कि सेल्स का जब आपस में ब्रेकेज वगैरह होता है तो प्रेगनेंसी सही बन नहीं पाती, और जब वो इम्प्लांट होती है तो वो आमतौर पे मिसकैरी कर जाती है। उसके अलावा जैसे जैसे हम आगे चलते हैं प्रेगनेंसी में तो कॉम्प्लिकेशंस का रेट बढ़ता जाता है। जब हम अगर तो ये सबसे नॉन हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं, यानी कि डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक, यानी कि बच्चों की ब्लड सप्लाई भी फ़र्क है और बच्चों का जो सेक्स भी फ़र्क है। तो उसमें उन प्रेगनेंसीज़ में भी जो कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमनली और फ्रीक्वेंटली देखी जा सकती हैं वो ये हैं कि प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, बाज़ दफ़ा मिड ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि रहम का मुंह जो है वो प्रेगनेंसी होल्ड नहीं कर पाता और खुल जाता है। बाज़ दफ़ा उन लोगों को हमें स्टिच लगाकर और उस प्रेगनेंसी को होल्ड करना पड़ता है। फिर एक और कॉम्प्लिकेशन जो वो डेवलप कर सकते हैं वो है एनीमिया। मदर को जो डेवलप हो सकती हैं वो है एनीमिया इन प्रेगनेंसी, यानी कि अगर वो इनफ अमाउंट में आयरन नहीं ले रही तो वो एनीमिया डेवलप कर लेंगी। फिर है कि अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी कि सिंगलटन प्रेगनेंसी के मुकाबले में ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांस है कि आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाए। फिर है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर का डेवलप होना, हाई ब्लड प्रेशर का डेवलप होना। तो सिंगलटन प्रेगनेंसी के मुकाबले में ट्विन प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांस है कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम डेवलप हो सकता है। इसीलिए हम बड़ी फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग करते हैं ट्विन प्रेगनेंसीज़ की। फिर आ जाता है प्री एक्लेम्सिया। तो अगर आप को हाई ब्लड प्रेशर डेवलप होता है तो ज़्यादा चांस होता है कि आपको ख़ास तौर पे ट्विन्स में ज़्यादा चांस होता है कि आपको प्री एक्लेम्सिया डेवलप हो जाएगा। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि जनरली दोनों तरह के ट्विन्स में होती हैं। फिर अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इस वक्त सरसरी तौर पर कि वो प्रेगनेंसीज़ जिनको
जो कि मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक होती हैं, यानी कि वो बेबीज़ जो हैं तो डिफरेंट सेक्स में, लेकिन उनकी ब्लड सप्लाई एक है। इन बेबीज़ में, इन प्रेगनेंसीज़ में, इन बच्चों में ज़्यादातर ब्लड सप्लाई के प्रॉब्लम्स बहुत डेवलप हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो प्लेसेंटा जो है वो एक बच्चे को ज़्यादा ब्लड देना शुरू कर देता है और दूसरा बच्चा जो है वो स्टार्व होना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम शुरू हो जाता है, यानी कि एक बच्चे का ब्लड जो है वो दूसरे बच्चे के अंदर जाना शुरू हो जाता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो स्टार्व करना शुरू हो जाता है, यानी कि उसको ग़िज़ा बिल्कुल ही नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से वो सूखा होना शुरू हो जाता है, जबकि दूसरा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रेगनेंसीज़ भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ होती हैं और इनका ख़्याल करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बाज़ औक़ात अगर ऐसी चीज़ों का, यानी कि ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम का हमें अर्ली स्टेज में पता चल जाए, तो हम ये एडवाइस करते हैं कि फिर उसको लेज़र के ज़रिए उनकी यानी कि उनका जो प्लेसेंटा है या जहाँ से उनकी ब्लड सप्लाई आ रही है, उस पार्ट को लेज़र के ज़रिए सेपरेट कर दिया जाए। और ये चीज़ें बहुत स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में होती हैं। हर जो प्रेगनेंसी केयर प्रोवाइडर जो है वो ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए ये मैं वो डॉक्टर्स जो कि पेरिफेरी में हैं और वो ट्विन प्रेगनेंसीज़ का या मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ का ख्याल कर रहे हैं, ये मैं उनको भी एडवाइस दूंगी कि वो थोड़ा सा अर्ली स्टेज में ही अपने पेशेंट को जो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हैं ट्विंस जो कि ट्विंस का ख्याल करते हैं या हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स जो हैं उनको रेफ़र कर दें, ताकि वो उन प्रेगनेंसीज़ का सही तरह से ख्याल किया जा सके। उसके अलावा आपने सुना होगा कि बाज़ माएँ आके पूछती हैं कि डॉक्टर साहब, ये हमने सुना है कि अगर ट्विन प्रेगनेंसी हो तो एक ट्विन जो है वो दूसरे ट्विन को खा लेता है। बहुत अजीब सा सवाल है, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे लिटरली ऐसा नहीं होता कि एक ट्विन दूसरे को खा लेता है, बल्कि होता ऐसा है कि एक ट्विन जो है वो बहुत अर्ली स्टेज में ही डेड हो जाता है, और जब वो डेड हो जाता है तो उसकी जो बॉडी है उसको जो प्लेसेंटा और वहाँ का ब्लड है और मैटरनल बॉडी जो है वो उसको थोड़ा सा रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो वो अगर बहुत ही अर्ली स्टेज में हुआ है तो वो गायब हो जाएगा, और अगर वो ज़रा लेट स्टेज में, यानी कि 12 या 16 या 18 हफ्ते की स्टेज पे हुआ था, तो वो फिर बाज़ दफ़ा बहुत ही सूख के एक तरह से पत्ता सा बन के, और वो एक साइड पे प्रेगनेंसी के दूसरे ट्विन की प्रेगनेंसी सैक के साथ चिपक जाएगा। बाज़ दफ़ा ये वैनिश हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, तो हम इसको वैनिशिंग ट्विन सिंड्रोम कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इसको दूसरे ट्विन ने खा लिया, नहीं, बल्कि ये हुआ कि वो फौत हो गया और उसको बॉडी ने रीअब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अगर वो अभी मौजूद है तो वो फीटस पेपरेशियस बन जाता है, यानी कि वो पत्ते की तरह सूखा हो जाता है, और सूखा हुआ, लेकिन वो स्टिल जब डिलीवरी होती है तो वो उसके साथ ही डिलीवर हो जाता है। अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी कैरी कर रही हैं तो मैं आपको गुड लक कहती हूँ। थैंक यू।